हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। कितने बच्चों के पास 12th में इकोनॉमिक्स थी? नहीं थी, ऐसे बताइए। नहीं थी, बहुत अच्छी बात है। नहीं थी और अच्छा है। नहीं थी तो और अच्छी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक है। पहली बात, ना ये इंटर पे है ना ये फाइनल लेवल पर है, बस इसी लेवल पर है, ख़त्म, दैट्स इट। जो दूसरा एक पेपर है अकाउंट्स, वो यहाँ भी है, इंटर में भी है और फाइनल में। तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों है? लॉ का पेपर यहाँ भी है, वहाँ भी है और वहाँ भी है। इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ है और आगे नहीं है? इकोनॉमिक्स पेपर आपको बताएगा कि हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो रोज़ हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन शायद उस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, वो बातें हमें पता होनी चाहिए। एज ए सीए स्टूडेंट बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, जो हमारे से रिलेटेड हैं, मैं बताऊंगा कैसे, बट उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस जैसे छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बैंकों के नाम देखें आपने कैसे कैसे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आती है बात, ठीक है, बात अच्छी बात है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो जगह के नाम है। बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब नेशनल बैंक, कोई स्टेट है, कोई शहर है, तो मेरठ बैंक क्यों नहीं है भाई? हमें ऐसी क्या कमी है भाई? शहरों के नाम से है। नैनीताल बैंक है, तो ये क्या चक्कर है? फिर मेरठ बैंक से क्या एतराज है? हम इतने बुरे हैं क्या जब वो इतने अच्छे हैं? तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक है कि ऐसा क्यों हुआ, ये नाम अलग अलग शहरों के नाम से, स्टेट के नाम से क्यों है। ऐसे ही अगर आपने देखा हो, गौर कराओ, जितने भी करेंसी नोट हैं, जितने भी करेंसी नोट हैं, उन सब पर एक सिग्नेचर होता है। किसका होता है? आरबीआई के। क्या सब पर होता है? क्या सब पर होता है? वो कॉइन्स पर नहीं होता। और 1 रुपए के नोट पर। भैया 1 रुपए से क्या एतराज है तुम्हें? मतलब 2 रुपए पर साइन कर दोगे, 1 पर साइन नहीं करो, ये बात अजीब सी नहीं है? पहले सब पर करो साइन। अब 1 रुपए का नोट इतना विशेष तो है नहीं। चलो 1 रुपए के बाद सीधा 100 रुपए का नोट होता तो समझ जाते भाई इसकी वैल्यू कम है, इसलिए वो बच रहे हैं। इतने बिजी शेड्यूल है, वो नहीं कर रहे साइन। और साइन खुद करने थोड़ी होते हैं एक नोट पर, वो तो प्रिंट होता है, दैट्स इट। 1 रुपए से क्या एतराज है भाई? या तो सब पर करो। और 1 के बाद 2 रुपए का भी नोट है, 5 रुपए का भी है। ऐसा भी नहीं कि वैल्यू कम है इसलिए करने से बच रहे हैं। 1 के बाद सीधा जी 500 का नोट है इसलिए नहीं कर रहे, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। क्यों है ऐसा बताओ? अरे क्यों नहीं करता, वही तो मैं कह रहा हूं। मेरा पॉइंट भी तो यही है, ये तो हमें पता है नहीं करता, पर क्यों? मर्जी, फिर वही बात है कि जी इलाहाबाद बैंक मर्जी है। अरे तो मर्जी तो मेरठ बैंक पर भी होती ना। मेरठ बैंक होने से क्या दिक्कत है? सब पर साइन कर दो भाई, 1 रुपए पे भी कर दो, इसमें क्या समस्या की बात है? क्या बात आ गई ऐसी? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक जनरल अवेयरनेस की बात है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। सीए बनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं आप सीए? अगर आपसे एक जनरल सवाल पूछो, भाई साहब सीए कर कर क्या करोगे आप? पैसा कमाओगे कैसे? ऑडिट करोगे आप, ठीक है। आप बताओ बेटा, आप क्यों करना चाहते हो सीए?
प्रैक्टिस, वही ऑडिट करोगे तुम भी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर वो सीए हैं। ये हम लोगों के अंदर भ्रम है कि सीए बनकर बस प्रैक्टिस करनी है, ऑडिट करना है, नहीं। सीए जो करिकुलम है ये बेसिकली बना है बिजनेस के लिए। आप शार्क टैंक में देखिए, बोट वाले वो सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जितने भी शार्क हैं उसी की कंपनी प्रॉफिट में है बस, बाकी कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। चाहे वो लेंसकार्ट ही क्यों ना हो, वो भी लॉस में चल रही है। सिर्फ अमन गुप्ता की जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है। तो बिजनेस में बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी आप, और यही कारण है, अगर आपने ध्यान से देखो इस करिकुलम को, आपको डॉक्टरी करनी है तो वहाँ स्ट्रीम है कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद आप हार्ट के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप आंखों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं। सबके लिए सिलेबस कैसा है? सही, सब पढ़ो, सारे पेपर पढ़ो। वो कह रहा जी मेरा इंटरेस्ट भाई साहब फाइनेंस में नहीं है, वो कह रहा नहीं पढ़ो फाइनेंस पढ़ो। वो कह रहे जी अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट, अरे पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सब कुछ। वो कह रहे हैं सब पढ़ो भविष्य में जाकर, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है हमारे पास, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जॉब कर सकते हैं, बैंक्स में कर सकते हैं, तो आपको बैंकिंग सिखाया जाएगा सारा, बैंकिंग की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सब सिखाएंगे आपको। इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ सब सिखाएंगे आपको इंश्योरेंस के बारे में। आपको शेयर मार्केट में जाना है उसका सब सिखाएंगे आपको, सब कुछ। टैक्सेशन में जाना उसकी बारीकी सिखाएंगे, ऑडिट करने जाना उसकी बारीकी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। बाद में आप डिसाइड कर लीजिए। अब सोचिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपको सब पता है पहले से। एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, उसे ना टैक्सेशन का पता, ना अकाउंटिंग का पता, ना ऑडिट का पता, ना इंटरनल कंट्रोल का पता, ना एक्सपोर्ट का पता, ना इंपोर्ट का पता। और दूसरी तरफ एक सी है जो इन सब चीज़ में मास्टरी है। तो किसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जाहिर सी बात है सीए की है। तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो इस इकोनॉमिक्स में समझाई गई। एज अ बिजनेसमैन देखिए, बिजनेस में जो सक्सेस मिलती है ये कोई तुक्का नहीं है। आपने देखा होगा अपने आसपास, आपके रिलेटिव, आपके नोन पड़ोसी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे कुछ भी करें नहीं चलता, वो बेचारे परेशान ही हैं शुरू से। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके पहचान में जो कुछ भी करें वो चल जाता है। किस्मत तेज है उनकी? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें बिजनेस की बहुत सारी बातें हैं जो पता हैं। बिजनेस के बहुत सारे फंडे ऐसे हैं जो उनको पहले से ही क्लियर है। तो इस इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर हमारे को यही सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो टैक्सेशन की पेमेंट करते हैं हर साल? टैक्स पे करते हैं आप? कौन कौन बच्चा टैक्स पे करता है इधर से बताओ? ये तो करते नहीं कर रहा सर, हमारा क्या मतलब टैक्स से? हमारा क्या मतलब? इधर से टैक्स की पेमेंट करते हैं आप? तुम तो सारी करते हो पेमेंट। टैक्सेशन की पेमेंट करते हैं कोई? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आज इसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सीए इंटर में 2 पेपर हैं, 2 टॉपिक हैं इसके ऊपर, 100 मार्क्स का एक पेपर है। सीए फाइनल में 2 पेपर हैं, मतलब आगे दोनों स्टेज पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स में डाल दिया उन्होंने टैक्स से। ये इनकम टैक्स कितने % आपको पता है? अगर एक व्यक्ति, एक कंपनी 1 लाख रुपए कमाती है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा आज? जी 0। एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए मान लीजिए 1 साल में, वो कितना पैसा गवर्नमेंट को दे देगी बिना कुछ कहेंगे लोग आपको? 30 लाख रुपए। बिल्कुल सही। कुछ समय पहले तक कितना था रेट पता है आपको? इंडिया में टैक्सेशन का रेट कुछ साल पहले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले कितना था?
ये पता है आपको? आज बहुत चिल्लाते हैं लोग कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया। पता है आपको कांग्रेस के राज में 75 के आसपास कितना टैक्स रेट था? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 40 से थोड़ा सा बढ़ो, और बढ़ो थोड़ा सा, 45 से और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो। इट वॉज अप्रॉक्स 96%। जिन्हें आज 30% देते हुए लग रहा अरे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जान निकाल दी हमारी, तो हम तो सूख गए, मर गए। मतलब जो कमाओगे सरकार को दे दो बस। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिए जरा। P&L अकाउंट। अजय नाम अजीब सा नहीं है, आपको नहीं लगता? प्रॉफिट एंड लॉस। एंड का मतलब क्या होता है? साथ साथ। अब प्रॉफिट और लॉस साथ आ सकते हैं? अरे बताओ भैया, तुम तो अकाउंट्स के एक्सपर्ट बनने वाले हो सब। मतलब बड़ा अजीब सा नाम नहीं है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होना चाहिए इसका नाम क्या है? लेकिन प्रॉफिट एंड का मतलब तो साथ होता है ना। प्रॉफिट भी है, कैसे पॉसिबल है भाई कि सुबह भी हो रही है रात भी हो रही है पॉसिबल? या तो सुबह होगी या रात होगी, एक ही तो चीज़ होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट की शुरुआती दौर से क्या मंशा रही है? गवर्नमेंट बहुत चालू है, ये समझ लीजिए आप। कोई भी हो, उनका काम है बस लोगों से टैक्स की वसूली करना, और ठीक भी है। हम टैक्स देंगे जब भी तो गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो सड़कें बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करेंगे। लेकिन बात यह है कि कैसे लोगों को कन्विंस करा जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए किसी की जेब से पैसे लें आप तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। और यहाँ कुछ दे तो रहे नहीं आप, फिलहाल डायरेक्ट तो कुछ नहीं दे रहे आप। आपने टैक्स दिया, बदले में तो कुछ नहीं मिला, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, बस करते रहो, चलेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो सीधे नहीं रहे। तो उन्होंने कहा तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, अंग्रेजों ने राज करा इनके ऊपर, तो बिल्कुल ही सीधे साधे लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट पहुंची एक शॉपकीपर के पास और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो आपने गुड्स बेचे हैं, सेल करिए आपने, क्रेडिट साइड आएगा। कोई पता सीधे लोग हैं, कुछ बातें समझाएंगे तो टैक्स दे देंगे आसानी से, बस समझाना पड़ेगा, एक समझाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा लाला जी देखो पड़ोसी खाली बैठा है और आपकी दुकान में देख रहा हूँ सुबह से भीड़ लग रही है। कह रहा जी ये तो बात सच है, भीड़ तो लगी रहती है, मेरी तो दुकान अच्छी चल रही है। कह रहा अच्छी चल रही है मतलब खूब सेल हो रही है? कह रहा जी खूब मजा माशो, बढ़िया सेल हो रही है। कह रहा लाला जी बताओ जब सेल होती है, मैं देख रहा हूँ आपने सुबह से खाया भी नहीं खाना, नोट गिन रहे हो बस। कह रहा जी बस जब नोट गिनते हैं तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। कह रहा इसका मतलब दादा जी सेल जब होती है तो आप बड़े खुश होते हो। कह रहा ये तो बात बिल्कुल सही कही आप, उस समय तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पैसा आएगा तो मज़ा आता है। गवर्नमेंट को ये बात पता है कि इंसान जब खुश है तो वो पैसे खर्च करता है, जब वो खुश है तो पैसे खर्च। आपने देखा होगा शादियों में आदमी खुश होता है तो कोई सांप नागिन बन रहा है, लेट लेट के डांस, मतलब देखो खुशी में ही लोग पैसे खर्च करते हैं। ये बात तो सच है। वो खुश है, गड्डी लेकर उड़ा दी पूरी, खत्म, उसका लेना है कि ना देना, तो यार बस चलो मज़ा आ गया। बस पैसे खर्च करने के लिए खुशी होनी जरूरी है। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाए तो लोग सड़कों पर दौड़ जाते हैं, अरे चलो भाई पैसा खर्च करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो गवर्नमेंट ने कहा लाला जी देखो ये तो बात देखो अब बहुत होली, आप देखो आपने कहा खुश हैं आप, कह रहा हाँ ये बात तो फैक्ट है भी, देखो सेल हो रही है सुबह से मजा आ रहा है, कह रहा देखो सेल करोगे तो खुशी है आपको, तो थोड़ा सा हमें भी पैसा दो। सुना ठीक है। गवर्नमेंट ने सेल के ऊपर लगाया सेल्स टैक्स। क्या लगाया? अब लोगों ने कहा यार अपने लोग तो हैं, अब तो अंग्रेज तो चले गए, हमने तो उन्हें भी लगा दिया है, ये तो अपने लोग हैं, वापस घूम फिर कर पैसा हमारे ऊपर ही खर्च करेंगे, दे देते हैं थोड़ा सा टैक्स। तो एक टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया सबसे पहला, कौन सा? क्यों लगाया? पैसा आ रहा। मेरठ में आप जानते हैं क्या फेमस है? मेरठ में स्पोर्ट्स मार्केट फेमस है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है यहां से। आप पहुंच गए वो एक ब्रांड के पास जिनका एक्सपोर्ट का काम है, एसजी वाले, आपने सुना हो, सब जितने प्लेयर हैं ज़्यादातर उन्हीं का बैट यूज़ करते हैं। कह रहा भाई हम ये देख रहे हैं आपकी तो बढ़िया सेल हो रही है। कह रहा हाँ जी सेल टैक्स दे दो रहे हैं आपको, हम आपको दे दो रहे हैं सेल टैक्स। कह रहा ना ऐसे नहीं, ये जो पड़ोसी दुकानदार है वो तो इंडिया में बेच रहा है, रुपीज़ में बेच रहा है, आप इस सेल्स को बाहर बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, हमने सुना है। कह रहा जी हाँ ये तो बात है, हम तो बाहर बेच कर आते हैं विदेशों में। कह रहा लाला जी डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करते हो तो बदले में क्या मिलता है? डॉलर। डॉलर को कन्वर्ट किस में कराते हो? रुपीज़ में। डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं लगातार या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। 86, 87 रुपीज़ का हो गया है। कह रहा लाला जी तुम तो मतलब अंधी काट रखी है तुमने, पड़ोसी भी खुश है लेकिन वो इंडिया में बेच रहा, आप ज़्यादा बड़े खुश हो। आप जाते हो बाहर फॉरेन टूर पर, जाते हो ऑर्डर लेने, घूम फिर भी आते हो, फैमिली भी घूम रही है, और वापस आते हो डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। हाँ ये तो बात सच है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो मेहनत है हमारी, क्या कर रहे हो? कह रहा मेहनत सारी खुद ही रखोगे, हमारा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है जी। गवर्नमेंट ने लगाया एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी। क्या नाम लगाया? कस्टम ड्यूटी। पुरानी पिक्चर देखी है आपने, अमिताभ बच्चन टाइप वाली? पहले एक टर्म होती थी स्मगलर, सुना है वर्ड? स्मगलिंग। ये अच्छा काम है बुरा काम है? पुरानी पिक्चरों में स्मगलिंग बड़ा दिखाते थे, अमरीश पुरी स्मगलर बना हुआ है, अमिताभ बच्चन उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है, बस गोल्ड ला रहे हैं वो। ये क्या होता है स्मगलिंग? कौन होते हैं स्मगलर? है जी, इलीगल लोग होते हैं। स्मगलर कौन होते हैं, क्या करते हैं ऐसा गलत काम? ये पिक्चरों में दिखाया है तो बड़े खतरनाक लोग, कौन है ये स्मगलर? स्मगलर भैया कोई नहीं है, वो आदमी जो विदेश से सामान लेकर आ गया या यहाँ से विदेश में भेज दिया, कस्टम ड्यूटी लग गई ना, उसने कहा यार ये तो गवर्नमेंट है, ये तो पैसा ले लेगी हमसे, कुछ तरीका ऐसा अपनाते हैं इन्हें पता ही ना चले, हमने गुड्स मंगा लिए या भेज दिए, इन्हें पता नहीं चला। पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स की चोरी जो करता है, कस्टम ड्यूटी की स्पेसिफिकली, कौन से टैक्स की? कस्टम ड्यूटी की जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं हम? स्मगलर कहते हैं। बस इतने अच्छे लोग होते हैं बेचारे वो। स्मगलर कोई नहीं है, वो आदमी जो कौन सा टैक्स चोरी करे। तो 2 टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिए लोगों से। कौन से लिए? इंडिया में बेचोगे तो, इंडिया से बाहर बेचोगे तो। गवर्नमेंट ने देखा है तो लोग कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं, इन्हें जरा सी पट्टी पढ़ाओ और ये झांसे में आ जाते हैं। गवर्नमेंट को कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा।
अच्छा बताइए, डॉक्टर के पास अगर हो जाए, इंजीनियर के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एडवोकेट के पास, आर्किटेक्ट के पास, ये लोग क्या कुछ बेच रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेसमैन में और सर्विस प्रोवाइडर में एक बड़ा फर्क है। बिजनेसमैन जनरली गुड्स खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, कुछ चेंज करता है उसमें और फिर बेच देता है, यानी उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी पीछे। बट सर्विस प्रोवाइडर के केस में जनरली ऐसा नहीं होता, वो ब्रेन से कमा रहा है अपने। तो गवर्नमेंट उनके पास भी पहुंची, कह रहा भाई तुम तो बिल्कुल ही अंधी काट रखे है तुमने। वो लाला जी तो पहले वुड खरीदते हैं, उससे बैट बनाते हैं, वुड भी बेचारे कश्मीर से खरीद के लाते हैं, इंग्लिश फेलो आपने सुना होगा, इंग्लैंड से आती है वुड, जिससे बैट बनते हैं। उनका तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है। फिर लेबर रखो, फैक्ट्री बनाओ, चलाओ, वहाँ स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स ने मारपीट हो गई, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, तो बड़ी दिक्कत। तुम तो कुछ भी नहीं, एसी के रूम में बैठे हो, नक्शे बनाए आर्किटेक्ट ने, पैसे ले रहे हो। सीए से भी ऐसे कहा है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऑफिस में बैठे हो, पैसे कमा रहे हो। उन्होंने पूछा चाहते क्या हो, क्या कहना चाहते हो? कह रहा भाई देखो, सेल नहीं कर रहे, सेल टैक्स तो लगेगा नहीं, विदेश में नहीं जा रहे तो कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी, चाहते क्या हो? कह रहा भैया देखो, सेल्स जो नहीं करते वो सर्विस दे रहे हैं, तो आपके ऊपर लगाएंगे हम सर्विस टैक्स। क्या लगाया? सर्विस टैक्स। दे दो, मरो, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो सब आसानी से मान जाते हैं लोग, ये तो आसान काम है बिल्कुल। अब देखो नया पैतरा कहलाए, नया पैतरा कहलाए, फिर पहुंचे हैं सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट। कह रहे लाला जी देखो, ये जो गुड्स आप बना रहे हो, बेच रहे हो, आपका अच्छा काम चल रहा है। कह रहा जी हम दे तो रहे हैं सेल टैक्स का, वो तो आप दे रहे हो, उसकी दिक्कत नहीं है। कह रहा लाला जी ये गुड्स बेचने के लिए गुड्स बनाते हो ना आप? कह रहा हाँ बनाते हैं। कह रहा सोचो अगर आज फैक्ट्री चले ही ना, सारे वर्कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ाई कर रहे हैं, आग लगा दी आपकी फैक्ट्री। कह रहा भैया कैसी बातें कर रहे हो तुम, कौन मनुष्य हो तुम, कहाँ से आए हो? कह रहे हैं लाला जी सोचो अगर ऐसा हो जाए। कह रहा ये तो बहुत दिक्कत की बात है भाई साहब, माल नहीं बनेगा तो बेचेंगे क्या? कह रहा इसका मतलब आपकी जो खुशी है उसकी शुरुआत, ये सेल तो अंत है, शुरुआत कहाँ से है? प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, फिर तो दिक्कत की बात है। यार हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। असली सुकून तो तभी मिलना शुरू हो जाता है जब सही क्वालिटी के गुड्स बन जाते हैं। कह रहा ये बात तो फैक्ट है लाला जी, प्रोडक्शन जैसे स्मूथ हो गया आपका, तभी से आपको सेल की आर्ट हो जाती है कि माल बेचूंगा पैसे आएंगे, खुशी आपको तब से ही शुरू हो जाती है। कह रहा हाँ ये बात तो आपने सही पकड़ ली। कह रहा तो आओ, अगर आप गुड्स बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। क्या लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा? कितने टैक्स लग गए अब? 4। गुड्स सर्विस, गुड्स नहीं बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस, गुड्स इंडिया में बेच रहे हैं तो, बाहर बेच रहे हैं तो, और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। इनका मन नहीं भरा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर पहुंच गए कुछ समय के बाद, कह रहे भैया ये पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है, पड़ोसी के यहाँ लॉस आ रहा है, अभी हमने देखा है। प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। पड़ोसी के लॉस आ रहा है, वो रो रहा है। कह रहा भाई हमारा है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कह रहा सारा खुद ही रखोगे, मज़ा नहीं आ रहा? कह रहा मज़ा आ रहा है, आओ पहुँचे। इनकम कमा लिया आपने, प्रॉफिट कमा लिया, ये अच्छी बात है बिजनेसमैन के लिए, बुरी बात है? खुशी की बात है, दुख की बात है? टैक्स देना पड़ेगा। यस, इनकम कमाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। दिस इज अभी तो शुरुआत है,
देयर आर n नंबर ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। अब ये प्रॉफिट का क्या करेंगे आप, पैसे का क्या करेंगे? जनरल एक व्यापारी ने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का, क्या करेगा उस पैसे का? लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट साइड्स में या तो कैश में बढ़ा होगा या उसने एसेट्स खरीदे होंगे, कुछ तो करा होगा ना, जब तो बैलेंस शीट मैच करेगी, फिर पहुंचेगा उसके पास। अब तो उठ के भाग लेगा अपनी ऐसे करो, हम तो जा रहे हैं। कर अरे बैठो तो सही। कर ये बताओ, ये जो प्रॉफिट आपने वगैरह भैया टैक्स दे तो दिया, क्या करना चाहते हो? कर अच्छा सुनो तो सही, आपने 5 करोड़ रुपए कमाए, फैक्ट्री खरीद ली खुद की, घर खरीद लिया खुद का, पड़ोसी किराए में रह रहा है, किराए की दुकान, किराए की फैक्ट्री, किराए का घर, मकान मालिक रोज परेशान करता है, धमकी देता है खाली करा लूँगा, वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता। आप तो मैंने सुना बहुत सुकून की नींद ले रहे हो। कर हाँ ये तो बात है, मतलब कोई चिंता ही नहीं हुई, घर का मकान, घर की दुकान, घर की फैक्ट्री, सब करा, इतना सुकून हमारे होते हुए। गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगाया, वेल्थ टैक्स। हेल्थ नहीं, वेल्थ मतलब जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। क्या नाम रखा इसका? अरे जबकि यहाँ लगा लिया टैक्स, इसी पैसे से एसेट्स खरीदी हैं, उन एसेट्स पर क्या लगा दिया? ये भी दे दो भैया, क्या कर सकते। लोकल आ गए, मेरठ के लोकल, एमडीए नाम सुना है? एमडीए वाले, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वे भी तुरंत आ जाएंगे। वेल टैक्स तो दे दिया, वे भी आगे कह रहा घर खरीदा है, हाउस टैक्स दो। घर खरीदा तो क्या देना पड़ेगा? हाउस टैक्स। तो अच्छा ये लो भाई, तुम भी जाओ, लो, अब क्या कर सकते हैं। और मजेदार बात सुनिए, घर खरीदेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, वरना कैसे पता चलेगा कौन किसका मालिक है। जब भी घर खरीदते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितने का घर है उसका 8% गवर्नमेंट को और देना पड़ता है टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी मतलब एक गवर्नमेंट का एक ऑथराइज्ड पेपर है जिस पर साइन करे जाते हैं किसने खरीदा, किसने बेचा, आज से इसके मालिक ही है, ये इस बात का प्रूफ है। अगर आपका वो स्टैम्प पेपर नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हैं, तो कौन सा टैक्स देना पड़ा? स्टैम्प ड्यूटी, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स। पिक्चर अभी बाकी है। किसी की डेथ हो गई, वहाँ पहुँच गए, सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद कुर्ते पे यहाँ पहुँच गए। अरे ये कौन मर गए? जी दादाजी मर गए, मेरा तो बड़ा दुख है। अरे अच्छा, कि देखिए जाना तो सबको ही है एक दिन। अब दादाजी कोई अमर तो है नहीं, उन्हें भी जाना था, लेकिन सोचो दादाजी के पास 5 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, अब उसके वारिस आप हो। तो मर गए भाई, 80, 85, 90 साल उम्र है, कितना जीता कोई इंसान, तो चले गए। अब 5 करोड़ रुपए की एसेट आपके लिए छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किसके लिए है? कैसा लग रहा है? मैं कहा हाँ जी, अच्छा सा तो लग रहा है। अब जिसे जाना था तो चले गया। आपको टैक्स देना पड़ेगा, स्टेट ड्यूटी। किसी के मरने से अगर उसकी संपत्ति उसके वारिस को मिल जाए तो गवर्नमेंट ने 1953 में टैक्स लगाया। क्या नाम था इस टैक्स का? हालांकि बाद में इसे हटा दिया। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई
जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो लोग राजीव गांधी के पास पहुँचे कि कैसा लग रहा है, हमारी मम्मी ने इतना पैसा छोड़ा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा जी गलती हो गई, वापस ले दें, वो टैक्स ख़त्म कर दिया। वरना ऐसा भी एक टैक्स था। शादी में पहुंच गए, लाला जी की शादी में, अरे लाला जी ये अरे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, अच्छे अच्छे लोग बुलाए आप, दूर दूर से रिश्तेदार आए, कि हमने सुना है सब बारातियों को आप गोल्ड की चेन बांट रहे हैं, इतने खुश हैं आप। कह रहे जी बस पैसा है, ईश्वर की कृपा है कि बच्चा है, इसकी शादी कर रहे हैं। बच्चा ही है और क्या। कह रहा सब मेहमानों को हम एक गोल्ड की चेन दे रहे हैं, जितने लोग भी आएंगे सब मेहमानों को, जिन जिनको कार्ड दिया हमने सबको। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब काम, इतना अमीर आदमी है, इतना खुश, तो कहीं स्कोप बनता है टैक्स लेने का। इन्होंने नया टैक्स लगाया, गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? अगर आप किसी को कुछ भी गिफ्ट देते हैं, लड़के तो परेशान हो गए, कह रहे वैलेंटाइन डे पर हम क्या करें, अब तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, तुम एग्जेम्प्ट हो। गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा। बड़ा हंगामा हुआ, लोगों ने कहा ये तो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान में, कोई मेहमान आता तो सिलफावा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा चलो आपकी बात समझ रहे हैं, 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दोगे तो माफ। भाई मेहमान को कोई 50 से ज़्यादा का थोड़ी दोगे, तुम भी 50 से ज़्यादा गिफ्ट दोगे नहीं किसी को, तो 50 तक तो माफ है। उससे ऊपर दोगे तो आज भी है गिफ्ट टैक्स, आज भी गिफ्ट, ये स्टेट ड्यूटी हटा, बाकी सब जिंदा हैं, अभी कोई मरा नहीं है, टैक्स सारे जिंदा हैं, एज इट इज है। कितने सारे टैक्स हो गए, अभी बहुत सारे हैं। अच्छी सड़क पर चल रहे हैं आप, आपको पता ही है कौन सा टैक्स है? टोल टैक्स। अरे इतनी अच्छी सड़क पर चल रहे हो तुम, गड्ढे नहीं है इस पर, 3 घंटे का सफर 1.5 घंटे में पूरा कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। स्पीड से जा रहे हो गाने सुनते हुए एसी कार में, है ऐसे नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा? पिक्चर हॉल में पहुंच गए, अरे तू बड़ा ठाके मार मार का हंस रहा है, अरे जी पिक्चर देखने आया होगा, रो यहाँ बैठ कर मैं, अरे भाई साहब हंसोगे तो फंसोगे। एंटरटेनमेंट टैक्स। कौन सा टैक्स? मूवी हॉल में जब आप जाएं तो देखना उस टिकट पर ब्रेकअप होता है कि फीस इतनी प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स। अब तो कह दिया उन्होंने खुलेआम कि हाँ भैया हम हंसने पर पैसा मांगेंगे, एंटरटेनमेंट लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। 5 स्टार होटल में पहुंच गए, कह रहा भाई तू बड़ा बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा है 500 रुपये की, है बाहर ठेले पे क्यों नहीं पी रहा? कह रहे जी ठेले में कौन सा एसी, यहाँ आराम से बैठे, एसी वैसी है ना, आराम से फुर्सत से बैठे। अच्छा, जो कॉफ़ी बाहर 20-30-50 रुपये की मिल जाती तो 500-1000 रुपये खर्च कर रहा है, इतनी लग्जरी फील ले रहा है। कह रहा हाँ जी ये तो है, पैसे हैं क्या करो, कह रहा ना इधर दो। लग्जरी टैक्स लगा दिया उन्होंने। कौन सा टैक्स? लग्जरी टैक्स। अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो लग्जरी कैटेगरी में है तो उस पर टैक्स रेट भी ज़्यादा है। सचिन तेंदुलकर को एक बार फरारी कार गिफ्ट मिलेगी बाहर से, किसी शायद फुटबॉलर ने इसको गिफ्ट कर दी। अब फरारी जैसी चीज़ तो यहाँ तो लग्जरी है आज भी, तो जितने की कार थी फ्री में आई है उसके पास, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे ज़्यादा उस पर बिल लगा दिया टैक्स। ये लो, लग्जरी है ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो बहुत सारे टैक्स हैं, गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, कह रहा है यार लोग हमें गालियां देते हैं सुबह शाम कि टैक्स लगा ले, और इतने सारे टैक्स हैं, कह रहे हैं सबको बंद कर दो, इसका नाम एक कर दो जीएसटी। लोगों को समझ में ना आए वो कह रहा है, इन्हें समझ में ना आए तब सेल्स टैक्स नहीं है क्या है, सर्विस टैक्स नहीं है क्या है,
लग्जरी टैक्स नहीं है, क्या है? सबको एक ही ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता, अगर अरे जीएसटी एक ही तो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, अब जीएसटी। तो पहले लोगों को नाम अलग लगते ना, पकड़ ले, अच्छा ये भी टैक्स, ये भी टैक्स, ये भी टैक्स। अब क्या है? बस एकमात्र टैक्स जीएसटी। अभी तो बहुत सारे और टैक्स हैं, बहुत सारे। इवन अगर आप देखें ध्यान से, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर गवर्नमेंट का ये कहना है। अब तो आपको पता नहीं शायद वो दिन, पहले लाइट आना भी एक लग्जरी था। आप घर पर पूछना, 10 साल पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, 10 साल पहले। ऊपर हमारे यहाँ जनरेटर रखा हुआ है, वो पूरे दिन चलता था। मुझे याद नहीं जनरेटर कभी बंद रहता, लाइट ही नहीं आती थी पहले। लाइट आना एक लग्जरी होता था पहले। अब तो मैं याद ही नहीं लाइट जाती कब है, तो आती रहती लाइट। तो गवर्नमेंट ने आज भी, अगर आप गवर्नमेंट से लाइट ले रहे हैं, उन्हीं से लेंगे और किससे लेंगे? तो जो मीटर होता है उसका रेंट लेते हैं वो हमसे, फिक्स। आप यूज़ करो मत करो, वो कह रहे हैं भैया इसका किराया देना पड़ेगा, तो भी एक तरीके का टैक्स ही तो है। आपको उस मीटर का रेंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हर महीने जाएगा। आप भले ही घर पर हैं नहीं हैं, लाइट यूज़ करी नहीं करी, कम करी, ज़ीरो करी, कुछ भी यूज़ मत करो, तो भी बिल आएगा। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये हमने आपके ऊपर एहसान किया हुआ है, आपको एक लग्जरी चीज़ दी हुई है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रेंट देना पड़ेगा आपको। समझ गए? ठीक है ये बात। अब मैंने आपसे पूछा था कितने बच्चे टैक्स देते हैं, सबने कहा जी हम तो देते ही है जी। टैक्स दिया आपने? दिया है? कब से? पीछे आपने दिया टैक्स? क्या? सर्विस टैक्स, जीएसटी दिया आपने कब? तुमने खरीदते हुए चिप्स मार्केट, होल्डिंग नहीं लेते, तो फिर टैक्स मार लेते उनका, भाग जाते लेकर, बोतल लिए भाग गए। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आइए से पढ़ते हैं। ये जो टैक्स है दुनिया भर में ऐसे ही है, हमारे यहाँ नहीं। ये दो प्रकार का होता है, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज, इसलिए सीए फाइनल में दो पेपर हैं, 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स, 100 नंबर का इनडायरेक्ट। सी इंटर में 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, कैसे होता है, अभी समझ लेंगे। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए फिलहाल, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स, पहले यहां से समझिए, इससे समझ आएगा आपको। अब देखिए हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है। मैंने आपसे कहा मूवी देखने जाएंगे तो क्या लगेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स, पक्की बात है। आपका रिजल्ट आया और आप उस दिन कहा यार अच्छे मार्क्स आ गए, इतने तो उम्मीद ही नहीं थी हमें, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मूवी देख कर आते हैं, बढ़िया मूवी लगेगी थी, आप आपको पहुँच गए पीवीएस। अब पीवीएस वाले से आपने टिकट क्रेडिट पूछे, उसने कहा देखिए 400 रुपये हैं। आपने कहा अच्छा 400 रुपये का टिकट है, क्या ब्रेकअप है? उसने कहा देखो जी 250 रुपये तो हमारे हैं और 150 रुपये हैं इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स के। ऐसे होता है, अगर आप बिल को देखेंगे ऐसे मिलेगा आपको, उसका ब्रेकअप लिखा होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अलग लाजमी है,
टैक्स लेने का अधिकार इस देश में किसके पास है? गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट दो होती है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट मतलब योगी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब, ठीक है। अब आपने कहा यार 400 रुपये मैंने पीवीएस वाले को अगर दे दिए, इसमें 150 रुपये किसके शामिल हैं? टैक्स के। ना तो योगी है ना मोदी, क्या करें, दे या ना दे? जी नहीं, क्यों पड़ेगा भाई, तो गवर्नमेंट थोड़ी है। बात यह है कि गवर्नमेंट थोड़ी है, फिर तो हर आदमी टैक्स लेता फिरेगा। भाई गवर्नमेंट को ही अधिकार है बस टैक्स लेने का, और किसी को अधिकार नहीं है देश में, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट। आपने कहा देखो भाई मैं तो देशभक्त हूं, मुझसे नहीं देखा जाता, मैंने 150 आपको दे दिया और आपने चोरी कर ली टैक्स की, आपने आगे गवर्नमेंट को नहीं दिए, ये तो नुकसान हो गया ना। भाई मैंने 150 रुपये अच्छी नीयत से टैक्स के दे दिए, लेकिन वो गवर्नमेंट के खाते में तो पहुंचे, मुझे क्या पता ये टैक्स देगा नहीं देगा, बड़ी दिक्कत है। पीवीएस वाले ने कहा देखो भैया मैं भी देशभक्त हूं, मैंने अगर तुम पर विश्वास कर लिया कि चलो तुम गवर्नमेंट को दे देना, अब तुमने नहीं दी, पिक्चर देखकर तुम्हें मजा नहीं आया पिक्चर में, तुमने बेकार पिक्चर दिया, बेकार सब, अब नहीं देते, मन खराब हो गया, फ्लॉप मूवी थी बिल्कुल, सड़ी 250 भी वेस्ट हो गए, 150 खर्च करें, हम नहीं देते गवर्नमेंट। वो कह रहा मैं भी देशभक्त हूँ, आप करें मैं भी देशभक्त हूँ। पीवीएस वाले ने कहा एक काम करो, एक तरीका है इसका, तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा, तुम एक काम करो फटाफट जाओ गवर्नमेंट के ऑफिस में और वहां 150 रुपये जमा करा दो, उसकी रसीद मुझे दिखा दो, ठीक है ना बात। आपने सुना चलान, पुलिस ने चलान काट दिया, क्या होता है चलान? सरकारी रसीद को चलान कहते हैं। किसको चलान कहते हैं? सरकारी रसीद जितनी होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? चलान। है ना, पुलिस ने चलान काट दिया मतलब रसीद दे दी, उसने पैसे लेकर ऑफिशियल रसीद दे दी। तो उसने कहा भाई मुझे 150 रुपये का चलान दिखा दो आप, तो तुम्हारी देशभक्ति भी बच जाएगी, मेरी भी बच जाएगी। मुझे तुम पर डाउट है, तुम्हें मुझ पर डाउट है, 150 रुपये दे दो आप, बात खत्म हो जाएगी। आपने कहा हाँ ये तरीका तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब भागे 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 भागे, पिक्चर का टाइम था 2 बजे, आप यहाँ 1:45 बजे खड़े हैं, 15 मिनट पिक्चर में बच रही है। आप पहुँचे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हमारा लंच टाइम चल रहा है, 3 बज गए आपको वहीं, 3 बजे जैसे तैसे करके आपने जमा कराए, इंटरवल हो गया वहाँ पर, आधी मूवी निकल गई। पीवीएस वाले को आपने दिए, पीवीएस वाले कहाँ भी निकल गई क्षणपत्ती, तो बहुत क्षण बन रहा था, आधी पिक्चर निकल गई। चलो आपने आधी मूवी देखी, मज़ा आना ही नहीं था। क्या दिक्कत है इस प्रोसेस में? होना तो यही चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, वगैरह भाई तूने नहीं पैसे दिए, वगैरह तूने पैसे नहीं दिए, क्या होना चाहिए? देखिए 2 तरह के टैक्स हैं जितने भी अगर आपने देखे होंगे, ऑब्जर्वेशन अगर आपने करी हो। एक टैक्स होता है जो बार बार लगता है हमारे ऊपर, रिकरिंग नेचर का है, और एक टैक्स वो है जो साल में एक ही बार लगता है। मुझे बताइए पीएनएल अकाउंट साल में कितनी बार बनाते हैं? पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट से क्या बना? इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स साल में कितनी बार देना है? एक बार। एक बार तो आप जा ही सकते हैं गवर्नमेंट के पास, और आजकल तो ऑनलाइन है, एक बार तो जा ही सकते हैं। वेल्थ टैक्स, बैलेंस शीट साल में कितनी बनती है? एक बार। तो वेल्थ टैक्स कितनी बार लगता होगा? एक बार। जा सकते हैं ना। ऐसे टैक्स जो साल में एक बार लगे वो कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरे ऊपर टैक्स लगा और मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में खुद जाकर डिपॉजिट कर दिए, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। तो ये तो आप कोई नहीं दे रहे आप, क्योंकि उसमें वेल्थ टैक्स इन्होंने ख़त्म कर दिया। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है उसका टैक्स रेट इन्होंने 30 की जगह 35 कर दिया, बस वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया। मैंने यार अच्छा ख़त्म करो, उसको कुछ फ़ायदा नहीं, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इनकम टैक्स का रेट 30 से क्या कर दिया? 35। तो अगर 1 करोड़ से तुम एसेट खरीदोगे, फिर हम तुम पकड़ेंगे, फिर तुम वेल्थ टैक्स निकालोगे,
तुम कहोगे एक और टैक्स लगा दिया, फिर हमारे खिलाफ बोलोगे कि इसे ख़त्म करो, इसका रेट बढ़ा दो। तो फिलहाल अगर हम बात करें इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा है? डायरेक्ट। जितने और टैक्स हैं जो बार बार, सेल एक साल में कितनी बार करते हैं? बार बार। तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट हो गया। प्रोडक्शन कितनी बार करते हैं? रोज करते हैं। एक्सपोर्ट कितनी बार करते हैं? बार बार करते हैं एक्सपोर्ट भी। मतलब बाकी जितने भी टैक्स हैं जनरली, एंटरटेनमेंट टैक्स बार बार जाते हैं आप, है ना, गिफ्ट टैक्स बार बार दे सकते हैं आप गिफ्ट। तो बाकी जितने भी टैक्स हैं वो सब क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी जितने टैक्स हैं वो क्या है हमारे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आपको टैक्स पीवीएस वाले को ही देना है, ये मानते हुए कि ईमानदार है। और गवर्नमेंट से हमने पूछा यार हमसे क्यों दे? गवर्नमेंट का चिंता मत करो, जैसे पुलिस होती है ऐसे ही जीएसटी के भी पुलिस वाले होते हैं। जैसे पुलिस होती है चोर चक्कों को पकड़ने के लिए, ऐसे ही जीएसटी में भी पुलिस होती है, कमिश्नर होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर इनके टच में रहते हैं, इनके यहाँ छापे मारते रहते हैं। इनके पास पहुँच जाएंगे, दिखाओ भाई सुबह से कितना टैक्स आया, क्या करा नहीं करा। इनके पास पूरा अधिकार है किसी की बिल्डिंग को सर्च करने का, कुछ दिक्कत लगे उसका अकाउंट फ्रीज करने का, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, सब कुछ अधिकार। पुलिस से ज़्यादा पावर है इनके पास। बस ये चोर चक्कों के पीछे नहीं भागे, इनका काम है बस जीएसटी को देखना कि अगर जीएसटी में इन्हें जरा सी भी गड़बड़ लगेगी तो ये उसके ऑफिस को सीज कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। डर बैठा लिया इन्होंने, लोगों के मन में क्या बैठाया इन्होंने? इस डर की वजह से ये मान सकते हैं कि पीवीएस वाले को आप टैक्स दें, और पीवीएस वाला किसे देगा फिर? तो बताइए, बार बार हम गवर्नमेंट से, अब रोज सेल हो रही है, क्या रोज यही काम में लग रहे हैं हम? ये कितना मुश्किल काम है बताइए। अब मेडिकल स्टोर के बाहर कोई खड़ा है कि भैया दवाई वगैरह पहले टैक्स दो, आप कह रहे मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो देशभक्त हूँ। वो मरीज इधर बेचारा बिस्तर पर लेटा हुआ है, आखिरी सांसें ले रहा है, वो दवाई गिन जा रहा है कब दवाई आएगी, अब तुम वहाँ लड़ रहे हो। तो किसे देना टैक्स? मेडिकल स्टोर वाले। मेडिकल स्टोर वाला किसे दे देगा? गवर्नमेंट। ठीक है बात। तो ब्रॉडली कैटेगरी अगर हम देखें देश के अंदर, टैक्स कितने तरह के हैं? दो तरह, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही है, और इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी और हैं वो सब कहाँ चले गए? वहीं पड़े गए सब के सब। ठीक है जी, तो ये है हमारा टैक्स का सिस्टम। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया है, बाकी कल से हम प्रॉपर चैप्टर के साथ शुरू करेंगे कि बिजनेस में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, बिजनेसमैन, एक वाइज और एक अदरवाइज। कौन कौन से? वाइज और अदरवाइज। वाइज कौन होंगे? जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। हर चैप्टर कुछ ना कुछ बात सिखाएगा, हर चैप्टर में बिजनेस की कुछ ना कुछ बारीकियां होंगी। आपको लगता है मानीज क्यों इतने सक्सेसफुल है? उन्होंने ये पढ़ा हुआ है, ये सब बारीकियां उन्हें पता है। ये ग्रंथ है बिजनेस का, इसलिए इसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है इसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस के रिलेटेड जितने भी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा वाइज और अदरवाइज। जो अदरवाइज हैं उन्होंने देखा कौन सा काम चल रहा है शहर में, उसकी दुकान पर भीड़, उसके बराबर में दुकान खरीद लो, उसके जैसा बोर्ड लगाओ, उसके जैसा पेंट कराओ और बैठ जाओ बस। 90% लोगों के मन में बिजनेस का मतलब यही है। नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता। वो बारीकियां सीखने हमें कि कल को अगर आप बिजनेस करेंगे तो क्या क्या बातें हैं हमें जानना जरूरी है। ठीक है जी, तो हमारी मुलाकात होगी कल भी इकोनॉमिक्स का बैच है आपका। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।